जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में। वे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आज आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के अपडेट आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चूंकि आज 2 अक्टूबर है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि 2 अक्टूबर को भारत में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक हमारे महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आइए इन दोनों पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके साथ इनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ये 2 अक्टूबर 2023 जो है महात्मा गांधी का 154वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है इस थीम के साथ कि 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। इस अभियान के साथ इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की गई है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पूरे राष्ट्र स्तर पर जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया और सभी लोगों से 1 घंटे के श्रमदान की अपील की गई थी। तो इस वर्ष का यह अभियान था 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। इस अभियान के साथ गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक मेगा सफाई अभियान चलाया गया और यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के लिए एक कदम के तौर पर था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह मेगा स्वच्छता अभियान जो है प्रमुख रूप से सार्वजनिक स्थानों पर ये आयोजित किया जाएगा और ये हर जितने भी सार्वजनिक जो है पूरे कंट्री में सभी स्थानों को यह कवर करेगा। एनजीओ, आरडब्ल्यूए, प्राइवेट, इन सभी की मदद के लिए एक विशेष और समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसके तहत संगठन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं और आयोजन के लिए आधिकारिक पोर्टल और प्रभावशाली लोगों और नागरिकों को स्वच्छता राजदूत के रूप में इस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान के साथ मनाया जाएगा। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र ने इस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके एजुकेशन की बात करें तो गांधी जी की मां के संस्कारों से गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। शुरुआत में राजा हरिश्चंद्र नाटक ने गांधी जी को अत्यंत प्रभावित किया था। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके भाई लक्ष्मण दास ने उनकी पढ़ाई में मदद की और उन्हें कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 13 वर्ष में ही उनका विवाह गोकुलदास माखन जी की पुत्री कस्तूरबा से हो गया। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले अनपढ़ थी। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हैं। आइए बात करते हैं, जब इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट उन्होंने कर ली तो फिर उनके जीवन में कितने तरह का पड़ाव है, कौन कौन सी घटनाएं उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण हम प्राप्त कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उनका जीवन प्रजातिवाद से संघर्ष से शुरू होता है। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 31 में 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बाद भी सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। इस संघर्ष के दौरान उन्हें अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध भी जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी इसके बाद 1915 में भारत आते हैं और सावर नदी के तट पर वो एक आश्रम बनाते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में किया था बिहार के चंपारण जिला में, जो एक कृषि आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन से शुरू होती है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में शुरू हुई। उसके बाद जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत उनके द्वारा वर्ष 1942 में की जाती है और उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। गांधी जी अत्यंत साहसी और निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा इस देश के एवं मानवता के मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। वे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे। उन्होंने स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखाया। तो ये गांधी जी से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य थे, कुछ रोचक बातें थी
जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और पर्सनैलिटी है, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे। आइए उनके बारे में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में, जो अभी दीनदयाल उपाध्याय स्थान के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। केवल 1.5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री पद पर रह सके और इसके बाद 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई, जो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने जीवन में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जय जवान जय किसान नारे के उद्घोषक थे वे। जब वे प्रधानमंत्री बने तब देश में अनाज का संकट था और मानसून भी काफी कमजोर रहता था। ऐसे में देश में अकाल की नौबत आ गई थी और अगस्त 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस नारे को भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है, जो कि किसान और जवान के श्रम को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने लोगों से हफ्ते में एक दिन उपवास भी रखने का आह्वान किया और खुद भी ऐसा किया। बात करते हैं उनके जीवन के बारे में तो 1927 में उनकी शादी हो गई और उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके शहर के आसपास ही था। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा जो शुरू की थी, इसके प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री बेवल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व भी किया और कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आजादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया था। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत और नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनेमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर आसीन हो गए। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार भी संभाला, जैसे रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री और नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसके लिए उन्होंने स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिस बात की पंडित नेहरू ने काफी प्रशंसा भी, काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ वह उसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें संवैधानिक मर्यादा की एक मिसाल कायम होगी। रेल अपने मंत्रालय के काम के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी में या उससे संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसे अपना भरपूर योगदान भी दिया। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु और जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी को लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी जी के लहजे में एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। मेहनत गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। तो ये महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े उनके जीवन के कुछ तथ्य थे। चलिए बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। जो 2 पर्सनैलिटी का हमने डिस्कस किया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत विस्तृत जानना जरूरी था। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। है कि दुनिया के खराब यातायात वाले शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें से टॉप 20 जो शहर है उसमें से हमारे देश के बड़े बड़े शहरों का भी नाम है, जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया के 20 सबसे खराब यातायात वाले शहरों में एक रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, जिसमें दुनिया के 20 सबसे खराब यातायात वाले शहरों में भारत के 8 शहरों का नाम है। ये शहर है आपके भिवंडी, कोलकाता, आरा, बिहार शरीफ, मुंबई, आइजोल, बैंगलोर तथा शिलोंग। ये 8 शहर हैं जो दुनिया के टॉप 20 शहरों में जो हैं खराब यातायात की सूची में आते हैं। दुनिया भर में यातायात की गति को मापने वाला यह अध्ययन जो है अमेरिका की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBER द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अनुसार यातायात की खराब स्थिति वाले शहरों में भारत का भिवंडी 5वें स्थान पर, तो वहीं कोलकाता 6ठे स्थान पर है। सबसे खराब यातायात वाले शहरों की बात करें तो दुनिया में सबसे खराब हाल बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है, जिसकी गति सूचकांक जो है 0.60 है। वहीं सबसे बेहतर यातायात की बात करें तो अमेरिका का एक फ्लिंट शहर है जो मिशिगन के नाम से जाना जाता है, उसका गति सूचकांक 0.48 है और सबसे बढ़िया यातायात में वो गिना जाता है, सबसे टॉप मोस्ट है। एक विस्तृत जानकारी ये भी ले लेते हैं कि बिहार से रिलेटेड भी एक खबर है कि जो दुनिया के सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों की जो सूची जारी की है, जिसमें टॉप 20 में भारत के 8 शहर हैं। बिहार के
शहर भी का भी उसमें नाम आता है। एक अध्ययन जो ये जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें बिहार के भी कुछ शहर हैं। तो इन शहरों में आरा 7वें स्थान पर है, तो बिहार सिर्फ 11वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे खराब यातायात में आरा 7वें स्थान पर है, तो बिहार सिर्फ 11वें स्थान पर है। तो ये बिहार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रखता है। दुनिया का सबसे तेज यातायात वाला शहर जो है अमेरिकी राज्य मिशिगन का फ्लिंट है, और सबसे धीमे यातायात वाला शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये जो अध्ययन 152 देशों के 12 शहरों पर ये एक रिसर्च किया गया था, और शोधकर्ताओं ने 3 लाख से अधिक आबादी वाले 1000 से अधिक शहरों में यातायात का विश्लेषण करने के लिए गूगल मैप के डेटा का उपयोग किया। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन किस स्थान पर है। तो सबसे खराब हाल है बांग्लादेश की राजधानी ढाका का, जो पहले नंबर पर है। वही दूसरे और तीसरे नंबर पर लगातार नाइजीरिया के 2 शहर हैं, लागोस और इकोरोडू। ये दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। वही बात करें तो भारत का जो भिवंडी शहर है 5वें स्थान पे है, कोलकाता 6ठे, आरा 7वें स्थान पे है, जो बिहार में एक शहर है। वही बात करते हैं बिहार के एक और शहर की, तो वही 11वें स्थान पर है। मुंबई 13वें स्थान पे है, फिर आइजॉल 18वें, बैंगलोर 19वें और शिलोंग 20वें स्थान पे है। तो ये टॉप 20 देशों की सूची है जिनकी स्थिति यातायात के मामले में काफी खराब है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अभी हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का थीम था यूज हार्ट नो हार्ट। यूज हार्ट नो हार्ट इस वर्ष का थीम था। हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय संबंधी बीमारियां वैश्विक स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है, और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे रोका जा सकता है। यह दिन पहली बार 2000 में मनाया गया था, और 100 से अधिक देशों में यह हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला खबर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन कौन सा? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को साझा करने और सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। ग्लोबल कॉमन्स विश्व स्तर पर सुंदरवन में जलवायु प्रभाव, हानि और क्षति को उजागर करने के लिए आवश्यकता पर भारत और बांग्लादेश की सहमति को यह प्रदर्शित करता है। दोनों देशों के बीच साझा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह सहमति जो है वैश्विक मंच पर सुंदरवन की जलवायु चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त हितधारक पहल का आह्वान करती है। कार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान के बावजूद सुंदरवन को चक्रवात, समुद्री स्तर में वृद्धि और मजबूर प्रवासन सहित महत्वपूर्ण जलवायु प्रभावों का यह सामना भी करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल साझा करने और सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अगला खबर है कि हाल ही में समाचारों में एक एंजाइम काफी चर्चा में था, PET46। क्या है इसके बारे में जानते हैं। आइए। कील यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट द्वारा एक हालिया अध्ययन में गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एक एंजाइम PET46 की खोज की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जो आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में ये सक्षम है। कौन? तो PET46 एंजाइम। PET46 में क्या है, इसमें एक यह जो है लंबी श्रृंखला और छोटी श्रृंखला पेट अणुओं को विघटित करने की क्षमता है, जो इसे जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान बनाती है। यह शोध प्लास्टिसिया परियोजना का हिस्सा है और समुद्र और जमीन पर प्लास्टिक कचरे के क्षरण की क्षमता पर प्रकाश डालता है। पेट प्लास्टिक या पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट एक सामान्य प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। यह अपनी पारदर्शिता, हल्के स्वभाव और पुनर्चक्रण क्षमता के लिए जाना जाता है। पेट का उपयोग पेय पदार्थ, भोजन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की पैकेजिंग के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। प्लास्टिसिया परियोजना के हिस्से के तहत समुद्र में एक एंजाइम की खोज की गई जिसका नाम है PET46। यह पेट प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में सक्षम है। देखिए, आप इस पिक्चर के माध्यम से जान सकते हैं, इट इज इनफाइनाइटली रिसाइकलेबल। एक अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में डॉक्टर दिनेश दास का चयन किया गया है। वानिकी और सार्वजनिक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया है, और उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उनका चयन यूपीएससी के सदस्य के तौर पर किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है रुई जियांग झांग को। गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई जियांग झांग को संख्या सिद्धांत में उनके अग्रणी योगदान के लिए वर्ष 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। झांग के शोध का परिणाम फंडामेंटल लेम्मा, संख्या सिद्धांत और बीजगणितीय ज्यामिति में व्यापक निहितार्थ के साथ लैंगलैंड्स कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। तो रुई जियांग झांग को
गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उनकी सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए आवंटन जारी किया है। भूपेश बघेल ने 73 लाख लोगों को राशन उपलब्ध कराने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 147 करोड़ रुपए वितरित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 10 साल से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और जिनकी उम्र 60 वर्ष से उससे अधिक है, उन्हें जीवन भर 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये भी एक बेनिफिशियल स्कीम है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 24,52,592 किसानों को कुल 1895 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में मिले हैं। उसके अलावा भी गोधन न्याय योजना के तहत 65,000 गोबर विक्रेताओं को कुल 5.16 करोड़ रुपए भी मिले हैं। तो किसान न्याय योजना के अंतर्गत इतने तरह का ये जो बेनिफिट है उसको कोरिलेट करके बताया जा रहा है इसमें। अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना क्या है, जो 10 साल से अधिक टाइम से जो श्रमिक जो रजिस्टर्ड हैं और जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ये इस योजना के तहत बताया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है आपका इंदौर ने। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में इंदौर को स्मार्ट सिटी का स्थान मिला। 5 सबसे स्वच्छ शहर में पांच बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान पाने के बाद इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्मार्ट शहरों में गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य इस कॉन्क्लेव में चुना गया। उसके बाद तमिलनाडु को दूसरा स्थान दिया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इससे प्रश्न बन सकते हैं या तो यूपी द्वारा कोई भी एग्जाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को जो है सम्मानित किया। सबसे स्मार्ट सिटी का दर्जा इंदौर को और सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान संयुक्त रूप से आया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि वाराणसी में जो है हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वाराणसी में हेवा का अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन जो है वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है। इस उपलक्ष्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जो है हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। ये शिखर सम्मेलन जो है वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री के सम्मानित संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने हाल ही में इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट की मेजबानी की। इसमें लीबिया, रूस, ईरान, यमन, कनाडा और विभिन्न अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का जमावड़ा देखा गया। हेवा होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 23 सितंबर 2023 को वाराणसी के प्रतिष्ठित एचएचआई होटल में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन ने वाराणसी के सांस्कृतिक समृद्धि और विशिष्टता का भी जश्न मनाया है, जो कालीन और रेशम साड़ियों जैसे हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए प्रसिद्ध शहर है। हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए 52 लोगों को जो है पुरस्कार दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर रहता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 52 लोगों को। पुरस्कार समारोह में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक शामिल हुए। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के प्रति उत्कृष्ट योगदान को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 में शुरू की गई और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो 52 लोगों को। अगला खबर बिहार से संबंधित है कि बिहार की पूर्व मंत्री परवीन अमानुल्लाह का निधन हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 65 वर्ष की परवीन अमानुल्लाह किशनगंज के पूर्व सांसद सैयद साबुद्दीन की बेटी तथा पूर्व आईएएस ऑफिसर अफजल अमानुल्लाह की पत्नी थी। नीतीश सरकार में 2010 से 2014 तक वो समाज कल्याण मंत्री रह चुकी हैं। बिहार के पूर्व मंत्री परवीन अमानुल्लाह का निधन हो गया। अगला खबर भी निधन से संबंधित है और ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनसे तो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
उन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया है। उनकी कृषि यात्रा 1949 में शुरू हुई, जब उन्होंने फसल अनुवांशिकी पर शोध करना शुरू किया था, जिसमें आलू, गेहूं, चावल, जूट और इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण फसलें शामिल थे। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में उन्हें इस देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और अन्य लोगों के साथ सहयोग किया था। इस सहयोग ने हरित क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया, जो एक परिवर्तनकारी पहल थी, जिसका उद्देश्य रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि करना था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिन्हें भारत में उच्च उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों को पेश करने के लिए वर्ष 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी शामिल है। इट मीन्स उन्हें वर्ष 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने 1971 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। राष्ट्रीय मान्यता के तौर पर बात करें तो स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित कई उच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं। वह एच.के. फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार के भी प्राप्त करता है। स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का भी नेतृत्व किया है। 1979 में वे कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव भी रहे हैं। वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व की बात करें तो 1988 में स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने समर्पण को उजागर करते हुए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों के रूप में मान्यता भी दी है। तो ये एमएस स्वामीनाथन के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। तो आपका ये प्रश्न बनता है कि हाल ही में हरित क्रांति के जनक, उनका निधन हो गया, क्या नाम था? तो एमएस स्वामीनाथन। अगला खबर है कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके तहत जो है बिहार जो है बिजली के घरेलू उपभोग में देश में तीसरा स्थान रखता है। बिजली का जो घरेलू उपयोग है उसमें बिहार को तीसरे स्थान पर रखा गया है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर आ गया। पहले पायदान पर असम है और दूसरे पायदान पर झारखंड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा बिजली का उपभोग कहाँ होता है? तो वो असम में होता है, दूसरे पायदान पर झारखंड में होता है और तीसरे पायदान पर बिहार है, जहां बिजली का उपभोग होता है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई जिसमें बिहार के कुल उपभोक्ताओं में से लगभग 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ता हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार असम में कुल उपभोक्ताओं में सबसे अधिक 93% घरेलू बिजली उपभोक्ता है, जबकि दूसरे पायदान पर झारखंड है, वहां 92.6% उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं, जिसके बाद बिहार का नंबर आता है 90% के साथ। बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में 92.1%, तो वहीं दक्षिण बिहार में 86.8% घरेलू बिजली उपभोक्ता है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि एक खेल है वुशु, उसमें भारत की रोशिबिना देवी नौरोम ने एशियाई खेल 2023 में महिला वुशु में रजत पदक जीता है। नौरोम रोशिबिना देवी ने महिलाओं के वुशु फाइनल में रजत पदक हासिल किया, जो वुशु में भारत का पहला रजत पदक है। वुशु में आप ये कह सकते हैं कि वुशु में जो है भारत की रोशिबिना देवी नौरोम ने एशियाई खेल में रजत पदक जीता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर इसलिए बन जाता है कि वुशु में भारत का ये पहला रजत पदक है। तो ये किसने जीता है? तो रोशिबिना देवी नौरोम ने। हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है। इंडेक्स क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 40वें स्थान पर। आइए जानते हैं इसके बारे में कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेजी से बढ़ रहा है। जहां वो 2015 में 81वें स्थान पर था, तो वहीं 2023 में वो भारत जो है 40वें स्थान पर पहुंच गया। इस साल नीति आयोग, उद्योग निकाय CII और विश्व बौद्धिक संपदा के साथ साझेदारी में संगठन WIPO ने 29 सितंबर 2023 को GII 2023 के भारत लॉन्च की वर्चुअल मेजबानी जो है कर रहा है। GII दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में इनोवेशन के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय डिवाइस है। पिछले कुछ सालों में GII ने खुद को अलग अलग सरकारों के लिए एक नीति उपकरण के रूप में स्थापित किया है और उन्हें मौजूदा स्थायी स्थिति पर विचार करने में मदद किया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 40वें स्थान पर है। आइए इस लिस्ट को देख लेते हैं। पहले स्थान पर कौन है इस लिस्ट में? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, वहीं दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत जो है 40वें स्थान पर है। भारत का पड़ोसी देश चीन 12वें स्थान पर है। अगला खबर है, अगला एक और टॉपिक है, एक रैंकिंग निकलकर सामने आई है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने यह रैंक जारी किया है। इसके मुताबिक 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 4 पायदान नीचे फिसलकर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर आ गया है। साल
2022 में भारत इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की सराहना की गई, लेकिन टैलेंट के प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने भारत के प्रतिभा पुल की तत्परता, टेक सेवी और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की प्रशंसा की है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत वैश्विक भूमिकाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, जिसमें उनकी भाषाई विविधता और इंटरनेशनल एक्सपोजर को श्रेय जाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है वो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमम वेजेस, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान में रखकर जो है ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। एक अगला खबर है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023-24 जारी की गई है। इस रैंकिंग में जो है 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल है। दुनिया के टॉप 1 यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी है, वही दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का नाम शामिल है। इस बार भारत के 91 यूनिवर्सिटी को द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है। IISc बैंगलोर ने साल 2017 में के बाद पहली बार टॉप 250 यूनिवर्सिटी में की लिस्ट में जगह बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा देश की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट जारी किया है उसमें कौन कौन है वो देख लेते हैं। सबसे टॉप में है दक्षिण भारत की अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी को टॉप में रखा है भारत में। अन्ना यूनिवर्सिटी को NIRF 2022 रैंकिंग में 20वां और समग्र श्रेणी के तहत 22वां स्थान प्राप्त है। THE रैंकिंग में दूसरे नंबर पर नई दिल्ली स्थित जामिया मिलियन इस्लामिया, तीसरे नंबर पर वारदा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस का नाम शामिल है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल शुरू किया। इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में 23 सितंबर को ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और 78वीं महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित कई हस्तियों ने भाग लिया। मौजूदा सहयोग पर निर्माण संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, विकास और क्षमता निर्माण में व्यापक सहयोग पर यह आधारित है, जिसे भारत पहले ही साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय रूप में स्थापित कर चुका है। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि गूगल ने एक सर्विस लॉन्च की है जिससे पर यह पता चला है कि भूकंप आने से पहले ही जो है चेतावनी मिल जाएगी। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की। यह सर्विस एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगी। इससे भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को सुरक्षित भागने में मदद मिलेगी। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के परामर्श से यह प्रणाली शुरू की गई है। भूकंप का पता और अनुमान लगाने के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेंसर का उपयोग किया गया है। हर एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन छोटे एक्सीलरोमीटर से लैस होता है जो मिनी सिस्मोमीटर के रूप में कार्य करता है। जब फोन में इसे प्लग इन करके चार्ज किया जाता है तो यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है। सो भूकंप आने से पहले चेतावनी मिल जाएगी। गूगल ने सर्विस लॉन्च की है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि गुजरात ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये पौधा क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में और क्यों लगा है। गुजरात सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए जंगल या गैर वन क्षेत्रों में सजावटी कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कोनोकार्पस पौधा किस तरह का होता है और अक्सर यह सजावट के लिए ही इसको यूज किया जाता है। तो गुजरात सरकार द्वारा इस पौधे के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एक तेजी से बढ़ती विदेशी मैंग्रोव प्रजाति हाल के वर्षों में गुजरात में हरित आवरण बढ़ाने के लिए लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरा था। इससे पहले तेलंगाना ने भी पौधों की प्रजातियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। शोध रिपोर्टों ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इस प्रजाति के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला है। इस प्रजाति के पेड़ सर्दियों में ज्यादा फूलते हैं और आसपास के क्षेत्रों में पराग फैलाते हैं। यह पता चला कि इसमें सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि जैसी बीमारियां हो रही थी। इस प्रजाति की जड़ें जो है मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती है और बड़े पैमाने पर विकसित होती है, जिससे दूरसंचार लाइनों, जल निकासी लाइनों और मीठे पानी की प्रणालियों को यह नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार के सजावटी कोनोकार्पस पेड़ों पर गुजरात सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि नासा के कैलिप्सो मिशन ने 17 साल बाद पृथ्वी पर लेजर विस्फोट बंद कर दिया। क्या है इसके बारे में जानते हैं। आइए, नासा के कैलिप्सो उपग्रह जो लिडार का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता का माप लेता है, उसने अपना विज्ञान मिशन जो है समाप्त कर दिया। कैलिप्सो क्लाउड, जिसे क्लाउड एरियोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पैथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन कहते हैं, इसने 10 बिलियन से अधिक लिडार माप दर्ज किए और इसके 17 वर्षों के संचालन में हजारों वैज्ञानिक रिपोर्ट बनाने में मदद हासिल हुई। इसे नासा और फ्रांस के CNES सेंटर नेशनल डीएक्टिव स्पॉटियल्स द्वारा
क्लाउडसैट उपग्रह पर क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार सिस्टम के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। उपग्रह पर मौजूद लिडार और रडार उपकरण पृथ्वी पर ऊर्जा की किरणों को निर्देशित करते हैं और मापते हैं कि वे वायुमंडल में बादलों और एरोसोल से कैसे प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य परिक्रमा विज्ञान प्रयोग आमतौर पर निष्क्रिय सेंसर का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी या बादलों द्वारा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश या अन्य विकिरण को मापते हैं। इन दोनों उपग्रहों को जो है 28 अप्रैल 2003 को प्रक्षेपित किया गया था और उन्हें उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक सूर्य समकालिक कक्षा में ग्रह की परिक्रमा की। इसका मतलब यह था कि वे हर दिन दोपहर के समय भूमध्य रेखा को पार करते थे। उन्होंने वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर संरचना की जांच करते हुए बादलों की ऊंचाई, धूल, समुद्री नमक, राख और टाइक जैसी वायु कणों की परतों को भी मापा है। सो नासा के कैलिप्सो मिशन जो है 17 मिशन बाद ये लेजर विस्फोट करना बंद कर दिया, अपना इट मींस साइंस मिशन समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं कैलिप्सो मिशन के बारे में। कैलिप्सो मिशन क्या है? कैलिप्सो एक मिशन है जो यह अध्ययन करने के लिए समर्पित है कि बादल और एरोसोल पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। यह नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त परियोजना है जिसे 2006 में लॉन्च किया गया। कैलिप्सो एक उपग्रह आधारित वेधशाला है। वैज्ञानिक वायुमंडल के 3D मॉडल बनाने के लिए कैलिप्सो के डेटा का उपयोग कर रहे हैं जो भविष्य के जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में हमारी क्षमता में सुधार करता है। कैलिप्सो ट्रिन नामक अंतरिक्ष यान के एक समूह का हिस्सा रहा है जिसमें एक्वा, आरा और पैरासोल अंतरिक्ष यान शामिल है जो पृथ्वी के मौसम और पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। सो ये नासा का कैलिप्सो मिशन था जिसने अपना साइंस मिशन क्लोज कर दिया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है चूंकि रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है तो उन्होंने एशियाई खेल 2023 में बोपन्ना और रतुजा ने युगल मित्र के रूप में जो है स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है। रोहन बोपन्ना और रतुजा भोसले की जोड़ी ने शनिवार को हांगजो में एशियाई खेल 2023 के फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी एन सुओलियांग और सुंग हाओ हुआंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस जोड़ी ने एशिया में भारत में 9वां स्वर्ण पदक दिलाया है। कौन? रोहन बोपन्ना और रतुजा भोसले। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खराब यातायात वाले शहरों में जो टॉप 20 शहर है उसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? इसमें भारत के 8 शहर शामिल है। दुनिया की सबसे खराब टॉप 20 शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं खराब यातायात में। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खराब यातायात वाले 20 शहरों में दुनिया का सबसे खराब यातायात वाला शहर कौन है? तो सबसे खराब यातायात वाला शहर है आपका ढाका। ढाका जो है दुनिया में सबसे खराब यातायात वाला शहर है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में यूपीएससी के मेंबर के रूप में किन्होंने शपथ लिया? तो यूपीएससी के मेंबर के रूप में किनका चयन हुआ है? तो दिनेश दासा का हुआ है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है जिसमें भारत 56वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, IIMD। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 40वें स्थान पर है। कल देख लीजिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत 56वें स्थान पर है तो वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में हाथी महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका गोवा में। गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव शुरू हुआ। अगला प्रश्न है आपके जाम्बिया विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना कहां पाई गई है? तो ये पाया गया आपका जाम्बिया। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और उनसे संबंधित प्रश्न थे। आप इन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।